हाँ जी बच्चों, आज हम आपसे बातें करने वाले हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एलीन्स की इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। 10.1 आपको इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाने के लिए बताया गया है। आइए देखिए इनके स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। 2 क्लोरो 3 मेथाइल पेंटीन। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बेटे कि जो आपके सामने मेन कंपाउंड है वो पेंटेन है। तो पहले तो 5 कार्बन को बना लीजिए, 1 2 3 4 और 5। इस पर सेकंड नंबर पे अब इन्हें नाम दे देता हूं मैं 1 2 3 4 और 5। सेकंड नंबर पे क्लोरीन लगा दीजिए, थर्ड नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए, बाकी बैलेंस कर लीजिए हाइड्रोजन से। ये हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मेथाइल पेंटीन। आइए सेकंड कंपाउंड पे आते हैं। देखिए साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है। अगर साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है तो पहले साइक्लोहेक्सेन बना दीजिए, उसके बाद पहले नंबर पे Cl लगा दीजिए। मैंने इसे पहला मान लिया, फिर ये दूसरा माना जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। और चौथे नंबर पे एथाइल लगा दीजिए, C2H5। कंपाउंड हो गया 1 क्लोरो 4 एथाइल साइक्लोहेक्सेन। आइए तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। सबसे पहले फिर से क्या करना है, हेप्टेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7। जब आपने हेप्टेन बना लिया तो उस हेप्टेन को आप नंबर कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। नंबर 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल लगाना है। टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब होता है कुछ ऐसा ब्यूटाइल। और 3 नंबर पे लगाना है आपको आइडो। बाकी काम आपको है हाइड्रोजन बैलेंस करने का, वो अब आपको करना आना चाहिए। तो अगर हम इसे बैलेंस कर देते हैं तो ये मेरा वो कंपाउंड हो जाएगा जो मुझे बनाना था। जी 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटूइन। ब्यूटूइन आपके 4 कार्बन का कंपाउंड है। नंबर 2 पे आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, नंबर 1 पे हमने ब्रोमीन लगा दिया और नंबर 4 पे हमने ब्रोमीन लगा दिया। कंपाउंड को अगर आप देखोगे तो मेरा ये कंपाउंड जो है दिस वन इज 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटूइन, 5वां कंपाउंड। 5वें कंपाउंड के लिए अगर आपसे मैं बात करूं तो आप कह रहे हो 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मेथाइल बेंजीन। देखिए सबसे पहले बेंजीन बनानी है, बना लीजिए। बेंजीन बनाने के बाद नंबर 1 पे Br लगा देते हैं, इसे मैं 1 मान ले रहा हूं बेटे। उसके बाद 2 पे मिथाइल लगाने की बात हो रही है, इसे 2 मान लिया गया। और 4th नंबर पे सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल 4 कार्बन का होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं सेकेंडरी ब्यूटाइल तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। बाकी हाइड्रोजन को आप लगा के बैलेंस कर लीजिए बेटे। ये मेरा कंपाउंड हो गया जी। वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद KI। देखिए बेटे एक बेसिक रिएक्शन यहाँ पर आपको बताया जाता है कि जब आपके पास एल्कोहल होता है लाइक CH3 CH2OH और आप उसके ऊपर रिएक्शन करवाते हो NaCl का इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को, साथ में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को। और ये हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके उसे एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब आप रिएक्शन में NaI ले लेते हो और रिएक्शन करवाते हो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का ना, तो रिएक्शन में वैसे ही HI बनता है, लेकिन HI एक काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और वो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर जाता है। इस रिएक्शन से वो सल्फ्यूरिक एसिड को +6 से +4 में कन्वर्ट कर देता है और खुद I2 का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी इस रिएक्शन में हमें कोई HI बनता हुआ नहीं मिलता। इसीलिए अगर आपको हैलोजिनेशन करवाना है एल्कोहल्स का तो KI के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप फिर भी करवाना चाहते हैं KI की हेल्प से
तो किया जा सकता है। एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं, रिएक्शन में H3PO4 यूज कर लेते हैं, इससे एल्काइल हैलाइड बन जाता है, साथ में KH2PO4 का फॉर्मेशन होता है। देखिए, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन 3 कार्बन का होता है और आपको इसमें से 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके 2 हैलोजन्स को लगाना है। कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली कंडीशन कि आप पहली पोजीशन पे ही 2 हैलोजन्स को लगा दो, तो 1-1 वाला कंडीशन बन जाएगा। इसके अलावा हम बीच वाले कार्बन के ऊपर भी दोनों हैलोजन्स को लगा सकते थे, तो ये 2-2 डाई हैलोजन वाला कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि मैं 1 पर और 2 पर हैलोजन्स को लगा दूं, तो ये 1-2 डाई हैलो वाले कंपाउंड बन जाएंगे। एंड द लास्ट एक और पॉसिबिलिटी भी बन सकती थी कि अगर मैं 1 और 3 पे नहीं लगा देता, इसका मतलब टोटल मिला के 4 पॉसिबल कंपाउंड्स हम बना सकते हैं। Among the isomeric alkanes of molecular formula C5H12, identify the one that on photochemical chlorination yields। देखिए बेटे, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। C5H12 5 कार्बन का अगर मैं आइसोमर बनाना चाहूं तो मेरे पास 5 कार्बन के 3 आइसोमर्स बन सकते हैं। एक तो नॉर्मल पेंटेन बन सकता है भाई, दूसरा बन सकता है CH3 CH3 H CH2CH3, जिसे आप आइसोपेंटेन बोल सकते हो। तीसरा हम नियोपेंटेन बना सकते हैं। अब अगर मैं इनका क्लोरीनेशन परफॉर्म करवाता हूं तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, हमें ये जानना है। देखिए, अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो इस वाले केस में हम पहली वाली पोजीशन पे हैलोजन को लगा दें CH2Cl, बाकी वैसे ही रहने दें। तो कंपाउंड का आप नाम लिख सकते हो क्या, 1-क्लोरोपेंटेन। दूसरी पॉसिबिलिटी, मैं सेकेंड वाले कार्बन पे लगा दूं इसे। अगर मैं इसे सेकेंड वाले कार्बन पे लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CHCl CH2 CH2 CH3। ये क्या बन गया, ये है 2-क्लोरोपेंटेन। इसके अलावा अगर मैं थर्ड पोजीशन पे लगा दूं तो मेरे पास ये पॉसिबल कंपाउंड बन जाएगा 3-क्लोरोपेंटेन। अगर मैं फोर्थ नंबर पे चला जाऊं तो बेटे वो रिपीट हो जाएगी, नंबरिंग रिवर्स हो जाएगी, तो 3 ही पॉसिबल कंपाउंड इससे बन सकते हैं। तो 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड जो पूछ रहा है उसके लिए आंसर आप नॉर्मल पेंटेन लिख सकते थे। अब जो दूसरा कंपाउंड मेरे पास है, इसे भी नंबर दे देते हैं 1, 2, 3 और 4। अगर मैं इसका क्लोरीनेशन परफॉर्म करवाने जाऊं तो 1 नंबर पे अगर मैं क्लोरीन लगा दूं तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेटे 1-क्लोरो 2-मेथाइल ब्यूटेन। अगर मैं सेकेंड नंबर पे लगा दूं क्लोरीन को तो एक H मुझे डिस्प्लेस करना पड़ेगा और उस H की जगह पे हम क्या लगा देंगे, क्लोरीन लगा देंगे। अब कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 2-क्लोरो 2-मेथाइल पेंटेन। इसके अलावा अगर मैं थर्ड नंबर पे Cl को लगाना चाहता तो नंबरिंग रिवर्स हो जाती, नंबरिंग इधर से कर देते आप। अब नाम हो जाता क्या, 2-क्लोरो 3-मेथाइल पेंटेन। और फोर्थ पॉसिबिलिटी, अगर मैं फोर्थ वाले कार्बन पे इसको लगाता तब भी अलग कंपाउंड ही बनता बेटे, नाम हो जाता 1-क्लोरो 3-मेथाइल ब्यूटेन। इसका मतलब 4 पॉसिबल कंपाउंड इसके बन सकते थे। 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड जो कह रहा है उसके लिए आप आंसर बोल सकते थे 2-मेथाइल ब्यूटेन वाला कंपाउंड। आ जाते हैं लास्ट इस पर। इसकी चारों पोजीशंस आप देख सकते हो बेटे एक ही जैसी है। अगर आपको मोनोक्लोरिनेशन करवाना है और किसी एक कार्बन पे आपने हैलोजन को लगा दिया तो कहीं भी लगाइए, नाम IUPAC नेम सेम बना रहेगा। इसका मतलब इससे सिर्फ पॉसिबल एक ही कंपाउंड बन सकता है। तो जो कंपाउंड सिंगल मोनो कंपाउंड की बात कर रहा है, अगर आपसे बात करें तो वो कंपाउंड 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन वाला होगा।
ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। SOCl2 करता क्या है, ये OH को हटा के Cl में कन्वर्ट कर देगा, साथ में SO2 और HCl बनेगी। ये बेस्ट मेथड बताया जाता है हेलो एल्केन्स बनाने के लिए। दूसरे रिएक्शन में आप देख सकते हो बेटे मेरे पास दोनों साइड में OH लगा हुआ है, लेकिन ये जो OH है इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, जिसका मतलब है कि इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स में नहीं होती। यहाँ पर ये HCl इस वाले OH को ही डिस्प्लेस कर पाएगा। इसका मतलब अगर आपसे मैं कहता हूँ कि स्ट्रक्चर बनाइए तो इस वाले कार्बन पे क्लोरीन लगेगा और ये वाला एज सच बना हुआ दिखेगा। NaI फिंकलस्टीन रिएक्शन आपके सामने मेंशन किया हुआ रिएक्शन है। अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनाइएगा तो हम फॉर्म करेंगे CH3 CH2 और I, साथ में NaBr। अगला केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हो फ्रेडिकल पाथ है, और फ्रेडिकल पाथ में वो फ्रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल बनता है जो कि वो फ्रेडिकल प्रोडक्ट सबसे जी। अगर आप इस कंपाउंड में देखिएगा तो बेटे ब्रोमिनेशन हीट के साथ हो रहा है, तो ये फ्रेडिकल पाथ है। Br फ्रेडिकल बनेगा और ये फ्रेडिकल उस फ्रेडिकल को जनरेट करेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल है और वो बेंजाइल पोजीशन की होगी। जिस पोजीशन से फ्रेडिकल बनता है उसी पोजीशन पर हमारा Br जाके जुड़ जाता है, तो मेरा जो कंपाउंड यहाँ पे बनता हुआ मिलेगा वो ये है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले केस में HI को ऐड कर रहे हो, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन फॉलो करिए। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग इस वाले कार्बन के पास बेटे एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। H वहां जाता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं और I यहां जाके लग जाएगा। डबल बॉन्ड हटा दीजिए और इस वाले कार्बन पर H लगा दीजिए और यहाँ पर CH3 के साथ I लग जाएगा। अगला रिएक्शन फिर से फ्रेडिकल पाथ है, और अगर मैं फ्रेडिकल पाथ की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्रेडिकल हमारा यहाँ पे एलाइलिक फ्रेडिकल बनेगा, तो उसी पोजीशन पे Br आपको लगता हुआ मिलेगा। अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटे कि जिसका मोलर मास ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और दूसरा अगर मोलर मास सेम है तब आपको उसके स्ट्रक्चर पे बात करनी होती है। पहला कंपाउंड ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन मतलब CH3Br, ब्रोमोफॉर्म CHBr3, क्लोरोमीथेन CH3Cl, डाइब्रोमोमीथेन CH2Br2। तो यहाँ पे आप मोलर मासेस डिफरेंट देख रहे हो। सबसे ज्यादा मोलर मास CHBr3 का है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटे सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करना है तो ये लिखिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप CH2Br2 को लीजिएगा, फिर CH3Br, और लीस्ट जो हम लेंगे वो CH3Cl को लेंगे, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। सेकंड वन, अगर आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो तो 1 क्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन और क्लोरीन लगा हुआ 1 पे। सेकंड पोजीशन क्या दे रहा है आपको? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मतलब हमारे पास 3 कार्बन और उसमें क्लोरीन कुछ इस पोजीशन पे आके लग गया है। तीसरा 1 क्लोरोब्यूटेन, 4 कार्बन का कंपाउंड और उसमें Cl। तो देखिए यहाँ पर अब आपके सामने डिफरेंस रखा बेटे, एक कंपाउंड 3 कार्बन का क्लोरीन के साथ, 3 कार्बन का क्लोरीन के साथ, 4 कार्बन क्लोरीन का साथ। तो बहुत सिंपल सी बात है कि 1 क्लोरोब्यूटेन सबसे बड़ा मोलर मास है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करना है आपको। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करने जाओगे तो ये स्ट्रेट चेन ज्यादा है, इसमें ब्रांचिंग आ गई है। स्ट्रेट चेन ज्यादा सरफेस एरिया शो करता है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा होने का मतलब इसमें वॉन डर वाल फोर्स ज्यादा लगेगा, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको ज्यादा मिलेगा। तो 1 क्लोरोप्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट हम ज्यादा रिपोर्ट करेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से। यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो ध्यान रखिएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोप्रोपेन और फिर 1 क्लोरोब्यूटेन। Which alkyl halide forms the following pair would you expect to react more rapidly by SN2 reaction? Which alkyl halide from the following pairs would you expect to react more rapidly by SN2 mechanism? SN2 mechanism पूछना है तो जैसे ही SN2 पूछता है बेटे एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सोचना होता है कि ये स्टेरिक हिंड्रेंस पर बेस्ड है, और स्टेरिक हिंड्रेंस का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है उसमें
हमारे पास जो मिथाइल वाला होता है बेस्ट वन, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और वर्स्ट 3 डिग्री के साथ देखने को मिलता है। पहला कंपाउंड जिसपे आप Br देख सकते हो वो 1 डिग्री है, इस पे जो Br है वो 2 डिग्री है, तो बेटर होगा कि मैं इसको बेटर बोलूं। सेकंड वाले को देखिएगा, ये 2 डिग्री है बेटे और ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री बेटर होगा, मैं इसे टिक कर दे रहा हूँ। ये वाला भी 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पर एक स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है, 1 2 2 पे ही स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा पास है Br के, इसका मतलब मैं इसके साथ जाऊंगा, यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा है तो SN2 बेटर नहीं हो सकता। SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म पाथ अगर आपको याद हो तो इजी हो जाती है बातें कि कार्बोकेटायन पाथ पर डिपेंड करता है। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन उतनी जल्दी, तो उसका एक लिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और लीस्ट मिथाइल हैलाइड्स मिलते हैं। अगर आप देखोगे तो जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है वो 3 डिग्री है बेटे, ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री वाला ज्यादा बेटर होगा। इसे देखिए, ये 2 डिग्री है, इसे देखिए ये 1 डिग्री है, तो आप इसे ज्यादा बेटर बोल सकते हो। आइडेंटिफाई A, B, C, D, E, R एंड R'। सबसे पहली बात इस रिएक्शन को समझने के पहले कि RMGX केमिकली बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटे। अगर ये किसी भी स्पीसीज जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है, एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर sp हाइब्रिडाइज कार्बन, इनमें से किसी के साथ भी अगर हाइड्रोजन लिंक होता है तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनके साथ रिएक्शन करने पर इनके H को जो आपने हाईलाइट किया है उसको रिमूव कर लेता है और फॉर्म कर लेता है एल्केन। इसी बेसिस पर इस रिएक्शन को बनाया गया है। सबसे पहले वाली केस में देखो, आपने इसमें Mg ऐड किया हुआ है बेटे। जब Mg ऐड करोगे तो MgBr लग जाएगा जो कि मेरा A है, और इस पे जब आप वाटर से रिएक्शन करवा रहे हो, वाटर के पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है, इसका मतलब ये वाटर से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद जिस कार्बन पे Mg लगा था वहां पे हमारा H आके लग जाएगा, यानी ये B हो गया। इसे आप लोग साइक्लोहेक्सेन डायरेक्ट बोल सकते थे। अगले केस में हमारे पास RBr है जो Mg से रिएक्शन कर रहा है, ड्राई ईथर के साथ C बन रहा है। अब R मुझे पता लगाना है कौन होगा, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो RMgBr बन गया। फिर इस RMgBr का D2O से रिएक्शन करवाने पे आप एक स्पेशल पार्ट देख रहे हो कि जो ड्यूटेरियम है बेटे वो बीच वाले कार्बन पे लगा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो मेरा कार्बन है, इसी कार्बन पे हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का Mg भी लगा होगा। तो आप क्या कर दो, आप इस कंपाउंड को ऐसे ही बना दो और इसमें क्या लगा दो, MgBr। और अगर मैं वापस पीछे जाऊं तो मैं इसी पोजीशन पे क्या लगाऊंगा, फिर Br लगाऊंगा, क्योंकि इसी पोजीशन पे Mg आके लगेगा और उसी पोजीशन पे D आके लगा है। तो ये तो आपका हो गया R और ये हो गया कंपाउंड C। अगले रिएक्शन को देखिए, RX डैश का रिएक्शन सोडियम डाइथर से हो रहा है। ये वुड्स रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है बेटे, और वुड्स रिएक्शन में आप जानते हो कि RR ग्रुप जुड़ जाता है, तो ये मेरा R डैश और ये भी मेरा R डैश होगा। तो R डैश तो आपको दिख रहा है, टर्शरी वाला फॉर्म हमें मिल रहा है, तो ये हो गया X और ये हो गया मेरे पास R डैश वाला कंपाउंड। अब आप इसमें अगर Mg डाल दोगे तो क्या होगा, Mg डालते ही आपको होगे कि इस पे MgX जाके लग जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, तो ये जो कंपाउंड बन गया ये D बन गया। और फिर आप अगर इसमें वाटर डाल दोगे बेटे तो फिर एक्टिव हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा दिया आपने। जिस कार्बन पे Mg लगा हुआ था वो कार्बन Mg हट जाएगा वहां से और उस पोजीशन पे हमारा H जाके लग जाएगा। ये हमारा कंपाउंड E बन गया।